हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आज हम उसके प्रमुख तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। पुरातत्व खोजों में प्राप्त हुए नगरों के भग्नावशेषों, जेवरों, बर्तनों, मुहरों, खिलौनों, मूर्तियों तथा अन्य विभिन्न वस्तुओं से इस सभ्यता का ज्ञान प्राप्त हुआ। मोहरों पर लिपि के जो चिन्ह प्राप्त हुए हैं उन्हें पढ़ने का प्रयत्न किया गया है और इस दिशा में निरंतर प्रयत्न भी किए जा रहे हैं, किंतु अभी तक किसी निश्चय पर नहीं पहुंचा गया है। प्राप्त साधनों के बारे में आधार पर इस सभ्यता के बारे में निम्न प्रमुख तत्व पाए गए हैं। पहला, नगर और भवन निर्माण। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के बारे में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटड़ा आदि स्थानों की नगर योजनाओं के बारे से अनुमान लगाया जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का नगर निर्माण एक समान योजना पर किया गया था। दोनों नगरों की पश्चिमी दिशा में 9 से 15 मीटर ऊंचा और 360 × 180 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में एक सुरक्षा स्थान, जो कि गढ़ कहा जा सकता है, जो दीवार से रक्षित होता था और उसमें सार्वजनिक भवन बनाए जाते थे। पूर्व की ओर आवासीय नगर होते थे, जो कम से कम 1 वर्ग मील क्षेत्र का होता था। दोनों नगर निर्माण कला की दृष्टि से अद्वितीय थे। नगर की स्वच्छता के लिए विशेष प्रबंध किया जाता था। डॉक्टर A.D. पुसालकर ने लिखा है कि मोहनजोदड़ो के अवशेषों को देखने वाला दर्शक उन प्राचीन नगरों की स्वच्छता एवं नगर निर्माण की अद्वितीय कला को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। दोनों नगरों में मुख्य सड़कें 2.70 से 10.20 मीटर चौड़ी और कहीं कहीं आधे मील तक सीधी गई हुई एक दूसरे को समकोण बनाती हुई काटती थी, जिसे नगर विभिन्न भागों यानी वार्डों में बढ़ जाता था। इसे चेस बोर्ड पैटर्न कहा जाता है। इन भागों में छोटी छोटी गलियां थी, जिसके दोनों ओर मकान बने हुए थे। प्रत्येक गली में एक सार्वजनिक कुआं होता था। कोई भी मकान मुख्य सड़क पर नहीं बनता था। प्रत्येक मकान की सड़क की नाली में आकर मिलती थी और सड़क की नालियां ईंटों से ढकी हुई होती थी। नालियां साफ की जा सके और नालियों का पानी नगर के बाहर किया जा सके, इसका भी प्रबंध था। इसके लिए जगह जगह शोकपिंड बनाए जाते थे। कुछ स्थानों पर कूड़ा डालने के स्थान भी बने हुए थे। सड़कों पर रोशनी का प्रबंध किया जाता था और यह विभिन्न दीप स्तंभों के पाए जाने से ज्ञात होता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की 2 राजधानियां उत्तर और दक्षिणी माना जाता है। यहाँ के निवासी भवन निर्माण कला सादा और उपयोगी होती थी, न कि सुंदर और विशाल। यहाँ बहुत बड़े मंदिर अथवा समाधियाँ नहीं बनाई गई थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में मकान बनाने के लिए केवल ईंटों का प्रयोग किया गया था। ये ईंटें 51.43 सेंटीमीटर × 26.27 सेंटीमीटर × 6.35 सेंटीमीटर के आकार की और पकी हुई होती थी। बड़ी ईंटों के अतिरिक्त सामान्यतः 27.94 सेंटीमीटर × 13.97 सेंटीमीटर × 6.35 सेंटीमीटर होती थी, जिसका अनुपात 4:2:1 इस आकार की ईंटों का प्रयोग होता था। सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्री सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं होता था तथा मेसोपोटामिया में भी इनकी सीमित मात्रा में ही प्रयोग मिलता है। मकान 2 मंजिला अथवा उससे भी अधिक होते थे। प्रत्येक मकान में 4 या 6 कमरों के अतिरिक्त रसोई घर भी होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े मकानों में संभवतः 30 कमरे तक होते थे और साधारणतया आंगन के चारों ओर होते थे। प्रत्येक मकान में स्नानगृह भी था, जहां व्यक्ति खड़े होकर स्नान कर सकते थे। मकानों की छतें लकड़ी की होती थी और मकानों में खिड़कियां थी। ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए जीना अथवा सीढ़ियां थी। दरवाजे दीवारों के बीच में न होकर कोने में बनाए जाते थे। मकानों के प्रवेश द्वार सड़क अथवा गली की तरफ होते थे। सिर्फ लोथल में ऐसा मकान मिलता है जिसका दरवाजा मुख्य सड़क की तरफ खुलता है। दरवाजे लकड़ी के बने होते थे, जो 3 फीट से 7 फीट तक चौड़े होते थे और प्राय सभी मकानों में कुएं मिलते हैं। मकान छोटे बड़े सभी प्रकार के बनते थे। मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत का क्षेत्रफल 69 × 24 वर्ग मीटर का है, जो संभवतः एक महल होता था। वहाँ एक ऐसी इमारत के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं जो संभवतः एक सभागृह होगा, जिसकी खुदाई अभी पूर्ण नहीं हुई है। उसका अनुमानतः क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर था।
हड़प्पा में पाई गई सबसे बड़ी इमारत एक अनाज का गोदाम है जो अनेक छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है। दोनों ही नगरों में कुछ ऐसे निवास गृह भी प्राप्त हुए जिनका क्षेत्रफल 6 इंटू 3.6 वर्ग मीटर है, जो संभवतः मजदूरों के निवास गृह थे। मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम विशेषता वहां से प्राप्त एक विशाल स्नानागार है जिसको ग्रेट बाथ कहा जाता है। इस संपूर्ण इमारत का क्षेत्रफल 54 इंटू 32 वर्ग मीटर है और तैरने के तालाब का क्षेत्रफल 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। इसकी गहराई 2.40 मीटर है। तालाब के किनारे सीढ़ियाँ बनी हुई है और उसके चारों तरफ चबूतरे और बरामदे हैं और बगल में कपड़े बदलने के लिए कमरे। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ है। बरामदों के पीछे 3 तरफ गलियारे और कमरे बने हुए हैं। पानी को निकालने और तालाब को पुनः भरने का प्रबंध भी किया गया है। यहाँ पर अन्य विभिन्न स्नान गृह भी बने हुए हैं जहाँ गर्म पानी से नहाने की व्यवस्था भी थी। स्नान गृह के 6 प्रवेश द्वार हैं। डॉक्टर मेके का कहना है कि स्नान गृहों का प्रयोग पुजारीगण करते थे और तालाब का प्रयोग सभी नागरिक करते थे, किंतु अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि तालाब का प्रयोग केवल स्नान के लिए ही किया जाता था या उसका कोई धार्मिक महत्व भी था। राजस्थान के कालीबंगा में प्राप्त हुए अवशेष भी उसी प्रकार के नगर निर्माण की ओर इंगित करते हैं जिस प्रकार के नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में थे। यहाँ पे भी पश्चिम में किला और पूर्व की ओर आवासीय गृह हैं। गढ़ की सुरक्षा के लिए 7 मीटर मोटी मिट्टी को ईंटों की दीवार बनाई गई है। गढ़ स्थल और सुरक्षा दीवार दोनों 2 भागों में बटे हुए थे। गढ़ स्थल के दक्षिण भाग में एक कुआं, स्नान गृह और संभवतः पूजा स्थल थे और उसके उत्तरी भाग में निवास गृह, जो संभवतः वहाँ के निवासियों के शासक वर्ग थे। कालीबंगा के नगर की सुरक्षा के लिए कच्ची मिट्टी से बनी हुई ईंटों की दीवारें बनाई गई थी, जिसमें 2 प्रवेश द्वार भी दिए गए। एक प्रवेश द्वार उत्तर में नदी की ओर और दूसरा द्वार गढ़ में प्रवेश करने के लिए दिया जाता था। वहां पर प्राप्त अन्य अवशेष ये प्रमाणित करते हैं कि नगर की सुरक्षा का प्रबंध था। सड़कें चौड़ी थी, सफाई और रोशनी का अच्छा प्रबंध था। घरों में कुएं थे, मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था और सार्वजनिक इमारतें वहां भी बनाई गई थी। खंभात की खाड़ी के निकट लोथल एक ऐसा स्थल था जहाँ से विदेशों से सामान आयात किया जाता था और विदेशों को भेजा जाता था। वहाँ नगर के पूर्व की ओर डॉकयार्ड जहाज़ों से सामान उतारने और चढ़ाने का स्थान होता है, बनाया गया था, जो कि उत्तर से दक्षिण तक 216 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा था। पक्की हुई ईंटों की 1.2 मीटर ऊंची दीवार से इस स्थान को सुरक्षित किया गया था। डॉकयार्ड को एक जल मार्ग के द्वारा भोगवा नदी से मिलाया गया था, जो उस काल में उसके बहुत निकट बहती थी और उसके माध्यम से जहाज़ों से सामानों को नावों पर डॉकयार्ड तक लाने और ले जाने की सुविधा होती थी। डॉकयार्ड के दक्षिण पश्चिम की ओर एक ऐसा स्थान था जहाँ मिट्टी की ईंटों से बने कमरे थे और उसके ऊपर लकड़ी का बना हुआ एक बड़ा हॉल था, जिसका प्रयोग संभवतः गोदाम के लिए किया जाता था। गुजरात में अहमदाबाद से 270 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में सुरकोटरदा नामक स्थान है। इस स्थान से भी इसी प्रकार के नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नगर और गढ़ के निर्माण की व्यवस्था कालीबंगा के समान ही थी। गढ़ और नगर दोनों सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था और उसमें प्रवेश द्वार थे। यहाँ पर सुरक्षा के लिए बनी हुई दीवारों में ईंटों के अलावा पत्थरों का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ के नगर निर्माण की एक अन्य विशेषता भी थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा में दुर्ग और नगर एक दूसरे से पृथक थे, परंतु यहाँ पर इनको मिला दिया गया। यद्यपि दुर्ग और नगर के प्रवेश द्वार अलग अलग थे। राजनीतिक व्यवस्था। नवीनतम खोजों के आधार पर यह विश्वास किया जाता है कि यहाँ पर व्यापारिक कुलीन तंत्र न होकर शक्तिशाली केंद्रीय सरकार थी। योजनाबद्ध नगर निर्माण, नापने और तोलने के समान साधन, योजनाबद्ध सड़कों का निर्माण आदि के आधार पर यह कहा जा सकता है। विद्वान पिगट के अनुसार शासन की अपरिवर्तनशीलता एक धर्मनिरपेक्ष शासन के स्थान पर धर्म शासन का संकेत करती है, जबकि वीबी लाल का अनुमान है कि सैंधव काल में कई छोटे बड़े राज्य होंगे तथा प्रत्येक का अलग अलग मुख्यालय रहा होगा। डॉक्टर A.L. बासम ने लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मिस्र और मेसोपोटामिया की
सभ्यताओं की भांति हड़प्पा की सभ्यता एक धर्म राज्य पर आधारित थी, किंतु कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि संभवतः वह व्यापारी वर्ग का शासन था। इस कारण वहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में कोई निश्चित धारणा नहीं है। अधिकांशतया ये माना गया है कि यहाँ राजतंत्रीय व्यवस्था नहीं थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की तथा अन्य नगरों की भी नगर व्यवस्था ये सिद्ध करती है कि वह श्रेष्ठ नगर पालिका शासन अवश्य था। आर्थिक जीवन, यहाँ के निवासियों का मुख्य पेशा कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य था। वे गेहूँ, जौ, बाजरा, कपास आदि और विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन करते थे। साथ ही उन्हें चावल का भी ज्ञान था। लोथल, रंगपुर आदि स्थानों से चावल के अवशेष प्राप्त होते हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि वह चावल की खेती होती थी। यहाँ के निवासियों की एक मुख्य विशेषता कपास का उत्पादन था, जिसका उत्पादन मिस्र के निवासी भी उनसे कई सदियों पश्चात कर सके थे। कृषि और सिंचाई के साधनों का प्रयोग करते थे या नहीं ये स्पष्ट नहीं है। वे नदी के पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए करते थे। यह तो नदियों के निकट नगरों के निर्माण से प्रमाणित हो जाता है। भैंस, गाय, भेड़, सुअर, कुत्ता, बैल, नंदी, गधा, घोड़ा, बाज उनके पालतू जानवर थे। हड़प्पा में पालतू बिल्ली के पाए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए। इससे स्पष्ट है कि यहाँ के निवासी पशुपालन जानते थे। दूध देने वाले जानवरों के अतिरिक्त वे शौक के लिए भी जानवर पालते थे। पक्षी विद्या विशेषज्ञों के अनुसार विभिन्न जाति के घरेलू पक्षी भारतीय जंगली मुर्गे की संतान है। सिंधु घाटी के निवासी मुर्गा पालते थे, ऐसा अवशेषों से सिद्ध होता है। चीन और मिस्र में मुर्गा बाद में प्राप्त हुआ है। यह भारत से बर्मा, बर्मा से चीन और बाद में मिस्र पहुंचा। वे हाथी और ऊंट से परिचित थे। घोड़े के बारे में संदिग्ध अवशेष प्राप्त होते हैं, परंतु या तो वे विदेशियों के द्वारा यह लाए गए थे अथवा यहाँ के निवासियों को उनका ज्ञान बहुत बाद में हुआ था और घोड़ा उनके लिए बहुत मूल्यवान रहा होगा। जंगली पशुओं में वे भैंसा, बंदर, भालू, चीता, गैंडा, खरगोश, घड़ियाल, कछुआ, मगरमच्छ आदि से परिचित थे और उनका शिकार भी करते थे। सिंधु सभ्यता एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी और उनका व्यापार भारत के अन्य भागों और विदेशों से था। स्थल मार्ग के अतिरिक्त विदेशों से उनका व्यापार जल मार्ग से भी होता था। भारत में कश्मीर, मैसूर और नीलगिरी पहाड़ी प्रदेशों तथा विदेशों में मिस्र, कीट, सुमेर, मेसोपोटामिया आदि देशों से उनके व्यापारिक संबंध थे, जो उनकी संपन्नता का मुख्य कारण था। यहाँ के निवासी भारत में मैसूर के अतिरिक्त अफगानिस्तान, ईरान से सोना चांदी, दक्षिण भारत के अतिरिक्त बलूचिस्तान, अरब से तांबा, बदख्शा से नीलमणि और भारत के अन्य भागों और विदेशों से अन्य धातु और कीमती पत्थर प्राप्त करते थे। प्रमुख व्यवसायों में बढ़ई, कुम्हार, जुलाहा, सुनार, जौहरी, शिल्पी, चिकित्सक, मकान बनाने वाले आदि थे। कुम्हारों के चाक और बढ़ई के गोल पहिए का वहाँ ज्ञान था। इस कारण बड़े अच्छे बर्तन, खिलौने और यातायात के लिए लकड़ी की गाड़ियाँ बनाई जाती थी, जिन्हें बैल खींचते थे। तोल के लिए विभिन्न बाटों का प्रयोग करते थे, जिनमें आपस में 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64 का अनुपात होता था और इनमें सबसे अधिक प्रयोग 16 इकाई के बाट का होता था। बाट हल्के से हल्के होते थे और कुछ इतने भारी भी थे कि उन्हें रस्सी या धातु से बने छल्ले से उठाना पड़ता था। तराजू का प्रयोग स्पष्ट नहीं है, यद्यपि पकाई हुई मिट्टी की एक तराजू के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। नापने के लिए किस नाप का प्रयोग करते थे स्पष्ट नहीं है, किंतु 16.8 सेंटीमीटर और 9 स्पष्ट भागों में विभाजित नापने हेतु प्रयोग में आने वाली एक वस्तु प्राप्त हुई है, जो संकेत करती है कि संभवतः वे नापने के साधनों को भी जानते थे। हड़प्पा निवासी दशमलव प्रणाली के प्रयोग से भी परिचित थे। माप के चिन्हों वाली कई डंडियाँ, जिनमें एक कांसे की भी मिली है, माप की एक रैखिक पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम हड़प्पाइयों ने ही किया था। इसकी इकाई अर्थशास्त्र के 1 अंगुल के बराबर थी। यहाँ के निवासियों ने आर्थिक संपन्नता के वे सभी साधन उपलब्ध किए थे, जिसके कारण धनवान होकर एक श्रेष्ठ नागरिक जीवन का निर्माण कर सके। अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में जिन सुख सुविधाओं का उपयोग कर सकते थे, वे यहाँ की आर्थिक प्रगति और संपन्नता का यथेष्ट प्रमाण था।